गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी बीए थर्ड ईयर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, जिसमें हम इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पेपर जो है इंटरनेशनल ट्रेड डेवलपमेंट एंड पब्लिक फाइनेंस, उसमें आपको पता है हम पब्लिक फाइनेंस वाली यूनिट स्टार्ट कर चुके हैं और हम लास्ट वीडियो में एक नया टॉपिक शुरू कर चुके हैं जिसका नाम है सार्वजनिक व्यय पब्लिक एक्सपेंडिचर। इस वीडियो के अंतर्गत हमने सार्वजनिक व्यय पब्लिक एक्सपेंडिचर किसको कहते हैं और सार्वजनिक व्यय के नियम और सिद्धांत कौन से हैं। फिंडले शिराज ने 4 प्रमुख सिद्धांत दिए हैं, कुछ अन्य अर्थशास्त्रियों ने अन्य सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। ये हमने अध्ययन किया था। इसके पश्चात हमने पढ़ा था कि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के क्या कारण हैं। ये आजकल अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। इसमें हमने कल 2 नियम पढ़े थे, एक वैगनर का नियम और एक वाइजमैन पीकॉक का नियम। वैगनर के नियम में हमने पढ़ा था कि सरकार के जो कार्य हैं वो विस्तृत और गहन प्रवृत्ति के हो गए हैं, इस कारण सार्वजनिक व्यय बढ़ा है। और वाइजमैन में हमने पढ़ा था कि अर्थव्यवस्था में अचानक भी कुछ परिवर्तन आ जाते हैं जिस कारण केंद्र सरकार और सरकारों के व्यय में वृद्धि हो रही है। इसमें तीसरा कारण है सार्वजनिक व्यय के बढ़ने का, जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में होने वाली वृद्धि एक विश्वव्यापी समस्या है। इस बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अधिक शिक्षा, स्वास्थ्य व नागरिक सुविधाओं, कृषि और औद्योगिक पदार्थों की उपलब्धि और रोजगार की व्यवस्था का भार सरकार के ऊपर बढ़ता जाता है, जिसके फलस्वरूप सरकार को अधिक व्यय करना पड़ता है। विकसित देशों की बजाय विकासशील देशों में आपको मालूम है जनसंख्या की समस्या बहुत अधिक है। आप इंडियन इकोनॉमिक्स वाले पेपर में यह पढ़ चुके हैं और राजस्थान की इकोनॉमी का भी आप दूसरा पेपर पढ़ रहे हैं, उसमें आपने अपने राज्य में जनसंख्या की समस्या को देखा है। जनसंख्या वृद्धि के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था की अलग तरह की मांग होती है और दूसरी तरफ बेरोजगारी के कारण शहरीकरण भी बढ़ता जाता है, जिस कारण सरकार को गरीब जनता के लिए शिक्षा की व्यवस्था करने में, स्वास्थ्य सुविधाएं देने में, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा देने में और उन्हें कृषि और औद्योगिक पदार्थों की आपूर्ति बनाए रखने के लिए अनेक प्रकार के व्यय करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है कल्याणकारी राज्य की स्थापना। प्रत्येक सरकार कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए प्रयत्नशील है। इन राज्यों में सरकार को केवल कानून तथा सुरक्षा की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती, बल्कि कई प्रकार की सामाजिक सुविधाओं का भी प्रबंध करना पड़ता है। इसके फलस्वरूप सार्वजनिक व्यय में काफ़ी वृद्धि हुई है। कल्याणकारी राज्य को सामूहिक पदार्थों जैसे पार्क, पुल, सड़कें, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा आदि पर काफ़ी धन व्यय करना पड़ता है। सरकार का काम आजकल एक बाहरी और आंतरिक सुरक्षा नहीं है, बल्कि सरकार को निम्न वर्ग के लिए, वंचित वर्ग के लिए आधारभूत सामाजिक और आर्थिक ढांचा उपलब्ध करवाना पड़ता है, जिस कारण सरकार का व्यय बढ़ जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा में वृद्धि। दुनिया में के प्राय सभी देशों ने कुछ न कुछ सीमा तक मजदूरों और सामान्य वर्ग के अन्य व्यक्तियों के लिए विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना प्रारंभ किया है, जैसे सामाजिक बीमा, प्रोविडेंट फंड स्कीम, चोट लगने पर क्षतिपूर्ति प्रदान करना, पेंशन देना, बेकारी भत्ता, मातृत्व लाभ, अनेक तरह की छात्रवृत्तियाँ। इसके फलस्वरूप भी सरकार का व्यय बढ़ गया है। जिस तरह से आप सभी स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हैं, आपने देखा होगा कि यहाँ पर अनेक प्रकार की सरकार छात्रवृत्ति की स्कीम चलाती हैं। तो गरीब लोगों की सुरक्षा के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार जो योजनाएं चलाती है, उस कारण भी सरकारी व्यय बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कीमत स्तर में वृद्धि। दूसरे विश्व युद्ध के आरंभ होने के साथ ही संसार के सभी देशों में कीमत स्तर में वृद्धि हुई है। वस्तुओं की कीमतों के बढ़ने से भी सार्वजनिक खर्चों में वृद्धि हुई है। इस वृद्धि के फलस्वरूप सरकार को न केवल अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते देने पड़े हैं, बल्कि समय समय पर उनके वेतन में वृद्धि करनी होती है। सरकार की विकास योजनाओं का भी व्यय बढ़ गया है, अतः सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होना स्वाभाविक है। पेट्रोल की कीमत बढ़ती जाती है क्योंकि पेट्रोल दूसरे देशों से आयात किया जाता है और सरकार द्वारा पेट्रोल का उपभोग निजी क्षेत्र से भी अधिक किया जाता है। इस प्रकार हम देखेंगे, जैसे आपने सेकेंड ईयर की मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन वाला चैप्टर पढ़ा है। महंगाई सभी देशों के सामने एक प्रमुख समस्या है और महंगाई बढ़ जाने के कारण सार्वजनिक व्यय में तेज गति से वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार तथा राष्ट्रीयकरण।
पिछले वर्षों में विभिन्न देशों में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रसार निरंतर होता रहा है। विशेष रूप से भारत जैसे विकासशील देशों में आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे तार, रेल, सड़क, रेडियो, टेलीविजन, वायु यातायात आदि के विस्तार की जिम्मेवारी केंद्रीय सरकार के अधीन आ गई। इसके अतिरिक्त देश के विकास को सामने रखते हुए कई महत्वपूर्ण बुनियादी उद्योग जैसे सुरक्षा उद्योग, इस्पात, रसायन, रेल, हवाई जहाज आदि का राष्ट्रीयकरण तथा स्थापना भी करनी पड़ी। इसके फलस्वरूप सार्वजनिक व्यय निरंतर बढ़ रहा है, परंतु सार्वजनिक व्यय एक बहुत अधिक सीमा तक अब सरकारों का बढ़ चुका है। उसके पश्चात विभिन्न सरकारें अब ये विचार करने लगी हैं कि कुछ चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए ताकि प्राइवेट सेक्टर का भी सहयोग विकास में लिया जाए। इसी प्रक्रिया के तहत आजकल आपने देखा होगा रेलवे के निजीकरण की बात चल रही है, हवाई अड्डों का निजीकरण किया जा रहा है। कुछ बड़े बैंकों को छोड़कर सरकार ने भारत में कुछ बैंकों का विलय कर दिया ताकि सरकार चाहती है कि केवल 5 बड़े सरकारी बैंक रहें और कुछ बैंकों का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। यद्यपि इसका बहुत विरोध भी किया जाता है। निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन व सहायता। सरकार को निजी क्षेत्र को भी प्रोत्साहन तथा वित्तीय सहायता देनी पड़ती है। सरकार खादी, हैंडलूम, निर्यात उद्योगों और कृषि को काफ़ी सहायता प्रदान करती है। इसके फलस्वरूप सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है। आर्थिक विकास। आधुनिक युग में प्रत्येक देश में, विशेषकर विकासशील देशों में, आर्थिक प्रगति संबंधी कार्यक्रम प्रारंभ किया जाना स्वाभाविक हो गया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी देशों की सरकार ने आर्थिक योजनाएं लागू की हैं, जैसे भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। इन योजनाओं के फलस्वरूप सरकारी व्यय में काफ़ी वृद्धि हुई है। सरकार को आर्थिक विकास के लिए उद्योग तथा कृषि के विकास पर काफ़ी धन व्यय करना पड़ता है। भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना कर रखी है, जो सरकार को विभिन्न योजनाओं में व्यय करने के लिए योजनाओं की तैयार करती है, जिससे सरकार को बहुत अधिक व्यय करना पड़ता है। सुरक्षा व्यय में वृद्धि। वर्तमान समय में युद्ध भी सरकारों के व्यय की वृद्धि का एक प्रमुख कारण बन गया है। युद्ध लड़ने का ही नहीं बल्कि उसे रोकने के लिए सदैव सुरक्षा का एक उच्च स्तर बनाए रखना पड़ता है। यह सबसे सरल तरीका यही माना गया है कि स्वयं अधिक शक्तिशाली बनो। ऐसी स्थिति में प्रत्येक सरकार भारी आक्रमण से देश को बचाने के लिए युद्ध का सामान बनाने पर अरबों रुपया खर्च कर रही है। इसलिए सार्वजनिक व्यय निरंतर बढ़ रहा है और एटम बम और दूसरे कीमती हथियारों के कारण यह व्यय और अधिक बढ़ता जा रहा है। आपने देखा होगा कि देशों में जब संबंध तनावपूर्ण होते हैं तो सुरक्षा पर व्यय अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट कारण है जीवन स्तर में वृद्धि। आज के युग में विज्ञान की तरक्की हो जाने से देशों में उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। इससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है। राष्ट्रीय आय बढ़ने से लोगों के खान पान, रहन सहन में वृद्धि हो रही है। इसके फलस्वरूप लोगों की सरकार की ओर से की जाने वाली मांगें भी बढ़ गई हैं। इस तरह सरकार को सार्वजनिक कल्याण और जनहित के कार्यों के लिए पहले से अधिक व्यय करना पड़ रहा है। पहले लोगों की ज़रूरतें सीमित थी तो सरकार के कार्य भी सीमित थे। आजकल आप देखेंगे कि लोगों के जीवन में अनेक वस्तुएं आ गई हैं जिनकी वो सरकार से उम्मीद रखते हैं। इस कारण सरकार का व्यय बढ़ गया है। नागरिक प्रशासन। आजकल वर्तमान सरकारों को एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी है कि वह शांति प्रिय नागरिकों की अनुशासनहीनता और समाज विरोधी तत्वों से रक्षा करें, नागरिकों को न्याय प्रदान करें। इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए सरकार को सार्वजनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की एक भारी संख्या रखनी पड़ती है। इससे प्रशासनिक व्यय में वृद्धि हो रही है। सभी देशों में महिलाओं की सुरक्षा, वंचित वर्ग की सुरक्षा, सीनियर सिटीजन्स की सुरक्षा के लिए जो समाज में अराजकता बढ़ रही है, अनुशासनहीनता होती है, समाज विरोधी तत्व होते हैं, उनसे रक्षा करने के लिए अनेक विभाग कार्य करते हैं, जैसे महिला आयोग इत्यादि। उस पर भी सरकार को व्यय करना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का प्रभाव। पिछले कई वर्षों से कई प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी विभिन्न देशों में सरकारों का व्यय बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक हो गया है कि भारी व्यय उठाकर भी सरकारें विदेशों में अपने दूतावास रखें तथा प्रचार कार्य करें। दूसरे देशों से अच्छे संबंध रखने के लिए दूतावास खोले जाते हैं। WHO के ऑफिस होते हैं। WHO का नाम अभी आप कोरोना पीरियड में ज़्यादा सुन रहे हैं। तो प्रत्येक सरकार को जो UNO के विभिन्न संगठन हैं उनके ऊपर भी व्यय करना पड़ता है। प्रजातंत्र की स्थापना। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात संसार के अधिकतर देशों में प्रजातंत्र की स्थापना की गई है। इसके फलस्वरूप संसद, विधानसभाओं, मंत्रिमंडल पर होने वाले व्यय में भी काफ़ी वृद्धि की गई है। आप जानते हैं भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर संसद और विधानसभाओं के जो चुनाव होते हैं, उनके जो सत्र होते हैं, उस पर अत्यधिक व्यय करना पड़ता है। शहरीकरण।
अर्बनाइजेशन। संसार के लगभग सभी देशों में शहरीकरण की मात्रा में वृद्धि हुई है। इसके फलस्वरूप सरकार को शहरों के विकास पर भारी मात्रा में व्यय करना पड़ता है। शहरीकरण के विकास के कारण परिवहन के साधनों, मकानों, बिजली आपूर्ति, शिक्षा केंद्रों, चिकित्सालयों तथा इसी प्रकार की अन्य सुविधाओं पर सरकार को काफ़ी धन खर्च करना पड़ता है। और शहरीकरण सभी देशों में एक बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल नियोजित ढंग से शहरीकरण नहीं हुआ है। शहरों में कच्ची बस्तियों का निर्माण हो गया, ड्रेनेज की समस्या है, यातायात की समस्या है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए और जनसंख्या के दबाव के कारण जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनसे चुनौती से निपटने के लिए सरकारों को अत्यधिक व्यय करना पड़ता है। ग्रामीण विकास योजनाएं। भारत जैसे विकासशील देशों में जहां देश की 75% जनसंख्या गांवों में रहती है, सरकार को निर्धनता और बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए बहुत सी योजनाएं लागू करनी पड़ती हैं। इन योजनाओं पर काफ़ी मात्रा में धन खर्च होता है। भारत में जैसे ट्राइसम, JRY, IRDP, मनरेगा इत्यादि में सरकार गांव में ही लोगों को रोजगार देने के लिए अनेक स्कीम चलाती है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि सार्वजनिक व्यय में बहुत वृद्धि हो रही है। प्रत्येक देश भविष्य में और सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करेगा, उसको सही तरीके से नियोजित करने की आवश्यकता है। सार्वजनिक व्यय के प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। प्रत्येक देश की आर्थिक क्रियाओं जैसे उत्पादन, उपभोग, वितरण, रोजगार, आर्थिक प्रगति, सामाजिक कल्याण पर सार्वजनिक व्यय का प्रभाव पड़ता है। सार्वजनिक व्यय के प्रमुख प्रभाव इस प्रकार हैं। पहला है उत्पादन पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन। सार्वजनिक व्यय कई प्रकार से उत्पादन की मात्रा को प्रभावित कर सकता है। डॉक्टर डाल्टन के अनुसार सार्वजनिक व्यय का उत्पादन पर मुख्य रूप से 3 प्रकार से प्रभाव पड़ता है। फर्स्ट है इसमें काम करने तथा बचत करने की क्षमता पर प्रभाव। सार्वजनिक व्यय के फलस्वरूप लोगों की काम करने तथा बचत करने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। जब सरकार अधिक सामाजिक तथा आर्थिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए धन खर्च करती है तो इससे लोगों को अतिरिक्त सुविधाएं मिलने लगती हैं, जिससे उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि हो जाती है। कार्यकुशलता बढ़ने से रोजगार तथा उत्पादन में वृद्धि होती है, लोगों की आय बढ़ती है। इस प्रकार बढ़ी हुई आय उनकी बचत करने की क्षमता में वृद्धि कर देती है। बचत में वृद्धि होने के कारण निवेश तथा उत्पादन में वृद्धि होती है। डॉक्टर डाल्टन के शब्दों में, जिस प्रकार करारोपण आदमी की काम करने की शक्ति को घटाता है, उसी प्रकार सार्वजनिक व्यय लोगों की काम करने की शक्ति को बढ़ा देता है। सार्वजनिक व्यय में खूब सकारात्मकता, पॉजिटिविटी होती है। सार्वजनिक व्यय होने से गरीब वर्ग को शिक्षा, ट्रेनिंग और आने जाने के साधन की सुविधा, संचार की सुविधा मिलती है, जिससे उसकी काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। इससे उसकी आय और बचत दोनों बढ़ते हैं। दूसरा है काम करने तथा बचत करने की इच्छा पर प्रभाव। सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय से लोगों की काम करने तथा बचत करने की इच्छा को प्रोत्साहन मिलता है। इसके फलस्वरूप उनकी आय तथा जीवन के स्तर में वृद्धि हो जाती है। थर्ड है आर्थिक साधनों का पुनर्वितरण। सार्वजनिक व्यय साधनों का अनुत्पादक कार्यों से उत्पादक कार्यों में पुनर्वितरण करके अर्थव्यवस्था को संतुलित बनाता है, जिसके फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि होती है। जिस प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सरकार अनेक योजनाएं चलाती है, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और उत्पादन में भी वृद्धि होती है। विकसित तथा अल्पविकसित देशों दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं पर प्रभाव। सार्वजनिक वित्त का विकसित और अल्पविकसित देशों में उत्पादन बढ़ाने पर विभिन्न प्रकार का योगदान होता है। विकसित देशों में सार्वजनिक व्यय का उत्पादन पर प्रभाव। विकसित देशों में उत्पादन क्षमता होती है, परंतु मांग की कमी के कारण उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। इसके फलस्वरूप उत्पादन कम होता है। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करके मांग को बढ़ाया जा सकता है। सार्वजनिक व्यय द्वारा धन का उन लोगों में वितरण किया जा सकता है जो खर्च करने के इच्छुक होते हैं। इस प्रकार मांग बढ़ने से फलस्वरूप उत्पादन स्वतः बढ़ने लगता है। परंतु इसमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है तो उस स्थिति में सार्वजनिक व्यय में होने वाली वृद्धि के कारण उत्पादन के बढ़ने के स्थान पर कीमतों में वृद्धि होगी। अतः विकसित देशों में पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त होने से पहले सार्वजनिक व्यय के कारण उत्पादन में वृद्धि होगी। इसके पश्चात सार्वजनिक व्यय के फलस्वरूप कीमतों में वृद्धि होगी। अल्पविकसित देशों में सार्वजनिक व्यय का उत्पादन पर प्रभाव। अल्पविकसित देशों में विकसित देशों से अलग स्थिति होती है। यहाँ संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। अल्पविकसित देशों में बचत का स्तर कम होता है। निवेश निम्न दर पर किया जाता है। सामाजिक
ऊपरी व्यय जो होता है अर्थात बिजली, यातायात, सिंचाई आदि बहुत कम विकसित होता है। सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक आधारभूत ढांचे जैसे बिजली, यातायात, सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाती है। आधारभूत उद्योग स्थापित किए जाते हैं। सार्वजनिक व्यय द्वारा मानवीय पूंजी का विकास किया जाता है। इसके लिए सरकार शिक्षा और टेक्निकल ट्रेनिंग इत्यादि पर धन व्यय करती है। सरकार पूंजी निर्माण में सहायक हो सकती है। इसके फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि होती है। सार्वजनिक व्यय अप्रत्यक्ष रूप से भी उत्पादन को प्रभावित कर सकता है। सार्वजनिक व्यय द्वारा बाजार का विस्तार किया जा सकता है। निजी क्षेत्र को वित्तीय सहायता दी जा सकती है। वस्तुओं की मांग में वृद्धि की जा सकती है। सार्वजनिक व्यय द्वारा सामाजिक ऊपरी व्यय लागत के विस्तार से लागतों में कमी होती है और कार्यकुशलता बढ़ जाती है। इसके फलस्वरूप उद्योगों के लाभ में वृद्धि होती है। निजी क्षेत्र में अधिक उत्पादन होता है। सार्वजनिक व्यय का प्रयोग लघु तथा कुटीर उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को खरीदने में किया जा सकता है। इसके फलस्वरूप उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि होती है। यह उद्योग श्रम प्रधान होते हैं, इसलिए उनके विकास के फलस्वरूप रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। सार्वजनिक व्यय का उपयोग उद्योगों तथा कृषि के लिए आवश्यक साधनों की पूर्ति बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। उद्योगों द्वारा तथा कृषि के लिए कई महत्वपूर्ण साधनों जैसे पेट्रोल, रासायनिक खाद, इस्पात, रसायन आदि की आवश्यकता होती है। इन साधनों के उत्पादन के लिए करोड़ों रुपए की पूंजी की आवश्यकता होती है। सार्वजनिक व्यय का उपयोग उत्पादन के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण साधनों की पूर्ति को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। सार्वजनिक व्यय द्वारा अनुसंधान तथा विकास R&D जिसे कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसके फलस्वरूप नए आविष्कार संभव होंगे तथा उत्पादन के ऐसे तरीके निकाले जाते हैं जिससे लागत कम होगी और इसका उत्पादन पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। धन्यवाद।